नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या सुपर टेट को लेकर लगातार टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो करा रहे हैं। तो इससे पहले अभी तक हम साइंस विषय के अंतर्गत अगर बात करें कोर्स के अकॉर्डिंग, तो कोर्स के अकॉर्डिंग हम साइंस विषय के अंतर्गत दैनिक जीवन में विज्ञान देख चुके हैं, गति चैप्टर देख चुके हैं और बल चैप्टर भी करा चुके हैं, पर बल चैप्टर के क्वेश्चन रह गए थे। तो इस वीडियो के अंतर्गत बल चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है टोटल 25 क्वेश्चन है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है और कुछ थ्योरी बेस्ड भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और जो पहले के यदि वीडियो नहीं देखे हो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, क्योंकि हम सारे वीडियो में ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सके। तो एक बल है आपका F, जो कि यहाँ पर दे रखा है 5I + 3J करके, बल की वैल्यू दे रखी है। और कह रहा है न्यूटन एक वस्तु, ये बल का मात्रक होता है, तो ये न्यूटन एक वस्तु को D बराबर 2I - J मीटर विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ पर विस्थापन की वैल्यू भी दे रखी है। तो कृत कार्य क्या होगा? आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, अब इस पर इधर बल लगाएंगे तो जाहिर सी बात खिसक के जाएगी दूसरी साइड, तो यही कहलाता है विस्थापन। तो इससे संबंधित फॉर्मूला क्या होता है? तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ही कहलाता है हमारा कार्य, और यही पूछा गया है। बस यही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? W बराबर बल गुणे विस्थापन, जहां पर W आपका निकालना है, F बल दे रखा है 5I + 3J जो हमने रख दिया, विस्थापन D जो है वो दे रखा है 2I - J करके। जब भी आपको इस तरीके से गुणा करना होता है तो ध्यान दीजिएगा, जो आई वाली वैल्यू है वो उसके साथ आई वाली वैल्यू को ही गुणा करते हैं। यहाँ 5I है या 2I है तो 5/2I में नंबर को गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ऐसे 3J लिखा है और J लिखा है, तो 3J और J वाले में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माइनस की भी वैल्यू है साथ में, तो माइनस का यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस है, तो माइनस का 1 आएगा, तो 3 गुणे -1। अब 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से 10 आया और यहाँ से -3 आया, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आंसर आएगा, और 7 जूल में आपकी वैल्यू होगी, जो कि आपको यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में दे रखी है। क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए ऑप्शन में सभी जूल करके दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल कह रहा है लगा है, तो तल पर दाब क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की बात की गई है, यहाँ पर बल लगा है, बल की बात की गई है, और दाब जो है वो यहाँ पर पूछा गया है क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है वो आपका होगा। तो फॉर्मूला क्या लगता है इस पर बेस्ड? इस पर बेस्ड फॉर्मूला है कि दाब बराबर बल गुणे नहीं, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F/A। बस यहाँ पर सारी वैल्यू आपको रख देनी है और इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए प्रश्न में F की वैल्यू दे रखी थी 100 न्यूटन, यानी कि बल की वैल्यू 100 न्यूटन दे रखी थी। क्षेत्रफल आपको प्रश्न में A की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वैल्यू आपकी वर्ग सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर सब वैल्यू देखिए मीटर में, इसलिए आपको इसको सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। अगर एक वर्ग सेंटीमीटर को आप वर्ग मीटर में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर कहेंगे, इसमें चेंज कर रहे हैं, तो एक की वैल्यू जो होती है वो 1 गुणे 10 की घात -4 करके होती है, पर 10 की निकालेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को जरूर समझिएगा। अब यहाँ पर जो P बराबर F/A है, इसमें हम सारी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले P बराबर F की वैल्यू रखेंगे तो 100 न्यूटन रख दी। A की वैल्यू जो रखेंगे ये रखेंगे 10 गुणे 10 की घात -4, यानी बटे में ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसको समझिए यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर 10 में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि ये आपका 10 की घात 1 है, ये 10 की घात 1 है, ये 10 की घात -4 है। ये माइनस में वैल्यू है और ये प्लस में वैल्यू है, यानी ये घट जाएगा, ये 10 की घात -3 बचेगा, और ये 100 के बटे में है। 100 के बटे में 10 की घात -3 लिखा हुआ है। -3 की वैल्यू जब बटे के ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू -3 होगी वो ऊपर जाएगी तो 10 की घात 3 हो बचेगी, माइनस हट जाएगा। और ये 10 की घात 2 पहले से ही है, 10 की घात 2 ये वाला, और जो 10 की घात 3 नीचे से ऊपर आया है वो वाला, तो 3 और 2 मिलकर 10 की घात 5 हो जाएगा। और इस प्रकार से 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ए वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे पिछले वाले वीडियो में, कि यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी डबल हो जाए
तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 2 गुना, आधा, 4 गुना या चौथाई? तो इसको समझिए। आंसर क्या होगा? चौथाई। कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² आप कह सकते हैं होता है। तो अगर दूरी 2r होगी तो ऐसे में जो नया बल होगा उसी में वैल्यू रखेंगे तो 1/2², क्योंकि यहाँ पर 1/r² है। वही 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 कहेंगे आप, 1/4 ये वैल्यू हो जाएगी जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो समझ गए ये जो दोगुना हो जाएगा कि लिखा हुआ है, यही वाला इस फॉर्मूले में गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हम जो व्युत्क्रमानुपाती देख रहे हैं 1/r², इस r² में ही वैल्यू रखेंगे 2r वाली, तो वहां पर हमारे 2 का स्क्वायर होगा और 1/4 आएगा, यानी 1/4, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो कितना होता है? शून्य, अनंत या ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होता है या विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य। अब समझिए इस चीज को भी कि जो भार का फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, यानी कि W बराबर m/g होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो g है उसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए भार की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें g की वैल्यू पता है, तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर g की वैल्यू रखें तो यहाँ पर 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पर W की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। वही तो कह रहा है कि यदि पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 है तो जो भार होगा वो 0 को हम यहाँ पर द्रव्यमान कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 से गुणा करेंगे तो W की वैल्यू 0 ही निकल करके आएगी। इसलिए हम कहेंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होगा वो शून्य होगा। अगला प्रश्न है कि हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा गया, बताइए। हमारे शरीर के भीतर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है या फिर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है, या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा कि हमारे शरीर के भीतर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। सी वाला ऑप्शन जो देख रहे थे ये जो है वो सही होगा। अधिक है और ये क्या करता है? बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो मानव शरीर के भीतर रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक होता है और ये आंतरिक दाब बाहरी दाब को संतुलित करके निरस्त कर देता है। अगला प्रश्न आपका है कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, वहां पर तो वायुमंडल है नहीं, तो क्यों ऐसा होता है? क्या ये पृथ्वी के निकट है या फिर ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है या फिर इसका गुरुत्वीय त्वरण अधिक है? तो क्या होगा आप कहेंगे आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कम होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है, ये बात हम बता चुके हैं पहले भी। तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों के जो अणु होते हैं वहां ठहर नहीं पाते हैं, पलायन वेग कम होता है इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। पलायन वेग मैंने आपको बताया है कि किसी भी जो गुरुत्वाकर्षण है, जैसे पृथ्वी की अगर बात करें, वहां से अगर आपको बाहर निकलना है पृथ्वी से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेता है ना हर चीज को, तो पलायन वेग जितना वेग चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, जो कि होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप वायुमंडल में बहुत, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं। तो वही कह रहा है गैसों के अणु वहां ठहर नहीं पाते पलायन वेग के कारण, इसीलिए वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है वायुमंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? 2 गुना होगा, 4 गुना, चौथाई होगा या आधा होगा? तो आंसर की अगर बात करें, आंसर हो जाएगा आपका चौथाई। ये फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2/r²। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू आपको 1/2 और m2 की वैल्यू भी 1/2 दे रखी, कह रहे हैं ना कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान है, तो आधा कर दिया जाए और कह रहा है दोनों पिंडों का किया जाए, यानी M1 का भी किया जाए, M2 का भी किया जाए। इसीलिए आपसे कह रहा है कि M1 की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, M2 की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। अब प्रश्न में हम F की वैल्यू अगर निकालेंगे तो F निकालेंगे कि अनुपाती 1/2 गुणे 1/2 और बराबर क्या निकल कर के आएगा? 1/4। और यहाँ पर
एक चौथाई, ये जो चौथाई वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वही पूछा था, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना जो है वो हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अतः बल एक चौथाई जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही पिंड समान पदार्थ में द्रव्यमान की मात्रा जो होगी वो इनमें से क्या होगी? उत्तरी ध्रुव पर न्यूनतम होगी, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगी, चंद्रमा पर न्यूनतम होगी, या फिर सभी स्थानों पर समान होगी? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? द्रव्यमान की। अब तक मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ इस बात को लेकर के कि जो द्रव्यमान होता है वो नहीं बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी स्थानों पर समान। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो हमारा एक अदिश और अचर राशि होती है, और ये ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर नहीं बदलता है। जबकि जो भार होता है वो बदलता है, पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, और चंद्रमा पर जो जी का मान है 1/6, ये तो आपको पता ही है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर कि 72 किलोग्राम ही होगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर पृथ्वी का पर द्रव्यमान हो या कहीं पर भी हो, द्रव्यमान कभी बदलता ही नहीं है। यानी यहाँ द्रव्यमान अगर व्यक्ति का 72 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, वो द्रव्यमान तो व्यक्ति का वही रहेगा। यानी 72 किलोग्राम अगर था पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर भी 72 ही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 72 किलोग्राम, यानी जी का मान बदलने से केवल भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा 72 किलोग्राम, हमेशा क्या मतलब? द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी ऑप्शन में 72 है तो इसलिए 72 ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 72 ही रहेगा, वो तो जितना प्रश्न में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 72 किलोग्राम यहाँ पर आंसर होगा, और जी का मान बदलने से केवल भार बदलता है। ये जो 1/6 करके वैल्यू दी गई है, अगर यही चीज यहाँ पर पूछी गई होती, 72 किलोग्राम भार दिया हुआ है, तब ये बदल जाता जी के अकॉर्डिंग। कितना हो जाता जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर्षण बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? देखते हैं आप। जैसे कई बार टाइट दरवाजे हो जाते हैं, उन सब में ये यूज किया जाता है घर्षण बल। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे घर्षण बल घट जाएगा। तेल जो डाला जाता है उसमें दरवाजों में, या इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, वो लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहक उसी को कहते हैं। तो ये क्या करता है? सतहों को चिकना करके घर्षण को कम कर देता है। जो उसमें घर्षण होता है तो उसको कम कर देता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। घर्षण बल घट जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 27 किलोग्राम भार पूछा गया है, तुल्य होता है। न्यूटन की में वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो आपको बताना है किसके बराबर होगा। बताइए। आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भार वर्ग का जो फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। अब यहाँ पर डब्ल्यू बराबर 27 × 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जी की जो वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ पर। तो 27 × 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो वैल्यू निकल करके आएगी वही न्यूटन में होगी, तो 264.6 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन सी वाले में दे रखा है। तो इस तरीके से फॉर्मूले के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एम जी फॉर्मूले से। 12 नंबर प्रश्न है कि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। नियत वेग से नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, या फिर त्वरण से नीचे या त्वरण से ऊपर, कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करें तो आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, यानी नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। त्वरण से ऊपर जाने पर जो आभासी भार होता है एम जी प्लस ए, ये भार बढ़ता है, और त्वरण से अगर नीचे जाएंगे तो आभासी भार आपका घटता है, एम जी माइनस ए। क्योंकि प्रश्न में देखिए यहाँ पर कह रहा है आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। अधिक होने की कंडीशन में आप कहेंगे कि नियत त्वरण से ये ऊपर जा रहा है, और अगर यही कमी की बात होती तो हम कहते हैं कि वो आपका नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने पर भार घट जाएगा, ऊपर जाने पर भार बढ़ जाएगा। वैसे भी आप देखिए जब जी ने ऊपर चढ़ते हैं
तो आपको अपना शरीर बहुत भारी लगता है, और जब नीचे उतरते हैं तो आपको लगता है कि भैया शरीर हल्का हो गया, मतलब जीनों में उतरना आसान होता है, चढ़ना भारी होता है। उस चीज से जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टीयरिंग होती है उसमें फ्री प्ले, ये किस कारण आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, टायरों पर घिसने के कारण, स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, या फिर कोई नहीं? फ्री प्ले क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण ऐसा होता है। फ्री प्ले का मतलब होता है स्टीयरिंग घुमाने पर भी पहिया ना मुड़े, तो वो स्टीयरिंग के पुर्जों के ढीले होने के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो जी का मान न्यूनतम है वो किस रेखा पर होता है? विषुवत, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं? तो जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जैसे हम अगर एक कोई वृत्त बनाए, हम उसके जरिए आपको बता भी दें। जैसे यहाँ पर हम इस तरीके से एक वृत्त बनाते हैं, और इस वृत्त के अगर हम सेंटर से जाते हैं, तो ये जो सेंटर से जाते हैं, ये ही हमारा क्या होगा? इस तरीके से सेंटर से जाते हैं, यही हमारी जो रेखा होती है वो होती है विषुवत रेखा। तो यही विषुवत रेखा की जो बात हो रही है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी, यहाँ पर ही तो मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे तो कम होती जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या या व्यास की बात करेंगे तो अधिकतम होगी। तो वही यहाँ पर प्रश्न में कह रहा था, जी का मान जो कम से कम होता है वो आपका किस पर होता है? विषुवत रेखा पर कम से कम होता है। और जी, ये अनुपात 1/r² के कारण त्रिज्या अधिक होने पर जी न्यूनतम होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू भी तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक वैल्यू घटेगी। तो त्रिज्या अधिक अगर होगी तो जी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन। ये मैंने आपको उत्तोलक कल जो टॉपिक कराया था, टॉपिक वाइज में वहां पर ही कराया था, कि मैंने बताया था उत्तोलक से जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके एग्जाम्पल से ही आते हैं। कौन सी श्रेणी के उत्तोलक में नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो आती है? आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आती है। इसमें आपका आलंब और आयास, एफ और ई के मध्य भार होता है। तो जो आपका आंसर होगा, जो मशीन है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। सरौता भी इसका एग्जाम्पल जो है वो होगा, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। वैसे भी अगर देखेंगे, नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है वो इस तरीके से होती है, जो भार लगता है उसके सेंटर में ही तो लगता है। उससे भी थोड़ा सा जोड़ के अगर सारे उत्तोलक को समझे तो आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न, कि लोहे की गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जो है वो तैरता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आइंस्टीन, पास्कल, न्यूटन, या आर्किमिडीज? तो ये मैंने आपको सिद्धांत बताया भी था कि जब कोई द्रव पूर्ण या आंशिक रूप से जो है वो डूबता है, तो एक आभासी भार जो लगता है ना, उसी से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत है? तो आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि जहाज अपने भार से अधिक पानी विस्थापित करता है इसलिए तैरता है। लोहे की गोली का विस्थापित पानी उसके भार से कम होता है इसलिए वो डूब जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, कि संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, दबाव, बल, या फिर वेग? कौन सा सही होगा? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी बल। न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आपका बल जो है वो सही होगा, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुपाती। ये आपका फॉर्मूला F बराबर dp अपॉन dt करके। अगला क्वेश्चन आपका है 18, कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, वॉन्डरवाल बल, घर्षण बल, या सहसंयोजक बल? ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को किस नाम से जानते हैं? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका घर्षण बल। ब्रेक लगाने पर पहिए और सड़क के बीच जो बल लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो यही गति का विरोध करके वाहन को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है 19, की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसको लागू होता है? किस पर? तो किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, सूर्य के चारों ओर ग्रह पर, या पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं पर? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? आप कहेंगे किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ होता है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों यानी द्रव्यमानों के बीच ये लागू होता है। अगला है 20 नंबर प्रश्न, की किसी वस्तु का अधिकतम भार वो इनमें से किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या पृथ्वी के ध्रुवों पर? तो अधिकतम जो भार होता है वो हमारा होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर।
ध्रुव जो होते हैं ना, जो भी हम वृत्त हमने बना के दिखाया था, उसके ऊपर एकदम कॉर्नर में और नीचे तरफ ये ध्रुव होते हैं। तो ध्रुवों पर जो त्रिज्या होगी, जितना ऊँचाई पे जाएँगे, वो उतनी न्यूनतम त्रिज्या होती रहती है। तो इसमें जी का मान अधिकतम होता है। त्रिज्या न्यूनतम और जी का मान अधिकतम। और जो भार W बराबर mg है, में भी ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, गुरुत्वीय आकर्षण कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं या फिर गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला यानी गुरुत्वीय स्थिरांक। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 22 नंबर प्रश्न है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। भारहीन रबर का गुब्बारा है, उसमें 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है और न्यूटन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो आप कहेंगे गुब्बारे का जल अपने आयतन के बराबर ही जल विस्थापित करेगा और उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार होगा। अतः आभासी भार यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो बिना कोई फॉर्मूले के आपका आंसर यहाँ पर डी वाला जो है ये सही हो जाएगा। गुब्बारे का जल अपने आयतन के बराबर ही जल विस्थापित करेगा। 23 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है या फिर उसका भार घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं या पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर आप कहेंगे उसका भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीकरण पृथ्वी का 1/6 होता है। तो इसलिए वस्तु का भार भी 1/6 ही रह जाएगा, इसलिए घट जाता है। तो ये 1/6 वाला मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि जब भार की बात होगी तब वहां पर फर्क डालेगा, द्रव्यमान में फर्क नहीं डालेगा। लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर, क्योंकि 25 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण से होता है? वायु दाब में कमी के कारण होता है या वृद्धि के कारण होता है, स्याही के आयतन में वृद्धि हो जाती है या फिर अत्यधिक भार के कारण ऐसा होता है? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ऊंचाई पर जाने पर बाहरी वायुमंडल दाब कम हो जाता है, पेन के अंदर का दाब अधिक होता है, इसलिए स्याही जो है वो बाहर हो जाती है। तो वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस वीडियो का हम आपसे, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है और इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हुए। वैसे लगभग थ्योरी हमने पिछले वाला जो वीडियो था उसमें सारी कवर कर दी थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत उसी चीज को और रिवाइज भी हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वरना थ्योरी काफी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान रहता है या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या फिर ध्रुवों पर न्यूनतम होता है या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा, अच्छा सा एक कमेंट भी वीडियो में लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो में जो भी आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसके लिए हर वीडियो में टारगेट 1000 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी वीडियो कर दीजिएगा। वैसे भी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो लाइक तो वैसे भी कर दीजिएगा, फिर भी एक टारगेट हमने छोटा सा रखा है। बाकी कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी और लोगों के साथ कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।